हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भौतिकी का टॉपिक। ये टॉपिक सामान्य बीएससी और बीएससी बीएड में परिवेशित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए समान रूप से एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज का हमारा टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार सेकंड पेपर से है। सेकंड पेपर का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। तो माइकोलॉजी, जिसे हम कवक विज्ञान के नाम से जानते हैं, और इसी कवक विज्ञान के कुछ टॉपिक हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी, कवकों के सामान्य लक्षण से संबंधित टॉपिक पढ़ा था हमने। उसमें क्या क्या पढ़ा था कि ये कौन से वातावरण के अंदर पाई जाती है, कवक होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी थैलस संरचना कैसे होती है और उसकी कोशिकीय संरचना कैसे होती है। तो हमने क्या जानकारी पाई थी कि कवकों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है सामान्यतः, लेकिन अपंग कवकों में अपवाद स्वरूप कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। बाकी सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होने का कोशिका वृद्धि पाई जाती है और ये कोशिका वृद्धि काइटिन से नहीं होती। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इसमें सभी प्रकार के सुविकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। द्विआवरणीय केंद्र पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया विकसित होता है, राइबोसोम पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की माइक्रोबॉडीज पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस संगठन क्या होता है। थैलस किसको कहते हैं? ऐसे पादप जिनका पादप सभी जड़ तना पड़ने वाला थैलस कहलाता है, और जिन पादपों में प्लांट थैलस होती है वो थैलस कहलाता है। अब ये थैलस जो पाया जाता है उसका संगठन कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, वेग कैसा होता है, रूप कैसा होता है। तो हम ये जानते हैं कि कवकों में मुख्य रूप से कवक तंतु होता है जिसे हाइपीटी कहते हैं, और बहुत सारे कवक तंतु हाइपीट जुड़ करके एक जाल का निर्माण करते हैं। इस जाल को कहते हैं माइसीलियम। तो निर्मित कैसे होता है? हाइपी से निर्मित होता है। तो माइसीलियम बनता है। तो माइसीलियम के अलग अलग आकार हैं। इसमें पाए जाने वाले कवक तंतु समांतर एक दूसरे के पास स्थित समांतर विन्यास में हो सकते हैं या एक दूसरे को खुले टेढ़ी रूप से हो सकते हैं। उसके आधार पर अलग प्रकार का थैलस संरचना पाई गई। इसके अतिरिक्त ये कवक तंतु धीरे बंध से जुड़े होते हैं। हम इस डाल में से एक कवक तंतु आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, अथवा इतने अधिक संगठित रूप से बचे हुए होते हैं कि हम कवक तंतु बाहर नहीं निकाल सकते। इस दो प्रकार के कारण कवकों में पाया जाने वाला थैलस दीर्घवृत्त, आभासी पैरेन्काइमा, तंतुजटा, स्क्लेरेसियम, आसगान और शुष्कांग के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये थैलस की संरचना है। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेनकाइमा अथवा दीर्घवृत्त होती है। इस प्रकार के थैलस संगठन में कई कवक तंतु समांतर क्रम में विन्यासित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कवक तंतु, ये दूसरा कवक तंतु, ये इसके साथ में तीसरा कवक तंतु भी यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, और ये कवक तंतु कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसके साथ साथ में ये सघन रूप से बंधे हुए नहीं होते, कैसे होते? शिथिल रूप से होते हैं। समांतर क्रम में शिथिल रूप से व्यवस्थित कवक तंतुओं से निर्मित थैलस संगठन क्या नाम लेंगे? दीर्घवृत्त तथा प्रोसेनकाइमा। क्योंकि इसमें एक कवक तंतु दूसरे से व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से पृथक होता है, इसलिए एक कवक तंतु की अपनी खुद की एक पहचान बनी रहती है। क्या नाम है? दीर्घवृत्त। दूसरे प्रकार का वो थैलस संगठन होता है जिसको हम आभासीय पैरेन्काइमा कहते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि कई कवक तंतु इस प्रकार के जटिल रूप से विन्यास हो रहे हैं, और विन्यास होने के बाद एक संरचनात्मक निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस स्ट्रक्चर अनुप्रस्थ प्राप्त करते हैं तो ये एक गोलाकार छोटी छोटी सूक्ष्म, तो ये क्या है?
और इसकी आकृति किसमें अनुप्रस्थ काल में किसके समान लगती है? उच्चवर के बाद मर्दूतकीय कोशिकाओं को मर्दूतक कोशिका सामान्यतः गोल होती है, कोशिका अवकाश होता है, कोशिका प्रति मोटी होती है, ऐसा कैरेंकाइमा या मर्दूतकीय ऊतकों की विशेषता होती है। तो ये मर्दूतकीय स्ट्रक्चर कवक जाल में दिखाई देती है या कवक को सुनिश्चित संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको मर्दूतक का मान नहीं सकते, इसलिए क्या नाम है? स्यूडो कैरेंकाइमा या आभासी मर्दूतकीय ऊतक, क्योंकि इसमें कवक तंतु एक दूसरे से जटिल रूप से विन्यासित होते होते, इसलिए एक अकेले कवक तंतु की कोई पहचान नहीं होती, इसमें इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। तीसरे प्रकार का थैलस तंतु जटा, तंतुओं से निर्मित होने वाला जटा समाज या राइजोमॉर्फ में कवक तंतु इस प्रकार से आपस में उलझ जाते हैं कि इसकी आकृति जड़ समान होती है। किसके समान? जड़ समान, इसलिए नाम देते हैं राइजोमॉर्फ। राइजो जड़ से जड़ को निर्मित करने वाला वर्ड है और उसके समान स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, तो उसको नाम देते हैं राइजोमॉर्फ। तो ये एक जड़ के समान लंबे तंतु का निर्माण होता है। अब इन तीनों का ही हम कंपेयर करें तो कौन सा थैलस संगठन पादपों में संक्रमण की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो वो कौन सा हो गया? तंतु जटा। यदि कोई कवक तंतु जटा प्रारूप में थैलस संगठन बनाता है, तंतु जटा प्रारूप में, तो मान लेना चाहिए उसमें अन्य पादपों को संक्रमण करने की प्रवृत्ति और तीव्रता सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइजोमॉर्फ संक्रमण की दृष्टि से सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। एक अन्य प्रारूप आया है उसका नाम है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या होता है? गोल हो सकती है, चपटी हो सकती है, दृढ़ हो सकती है, आभासी संरचना। आभासी से बनते हैं क्योंकि कोशिका की संरचना नहीं बल्कि कवक तंतु से निर्मित होने वाली संरचना। अब होती क्या है? पादपों के निर्माण के पास में कवक तंतु आपस में संगठित होकर के आभासी दृढ़ गोलाकार संरचना का निर्माण करें। अब ये छोटी और गोलाकार संरचना है आभासी स्क्लेरेसियम कहलाती है। इस प्रकार की जो संरचना ये मूलतः क्या है? विश्राम की अवस्था के होता है। विश्राम की अवस्था उसको कहते हैं कि जैसे उस पादप के लिए या उस जीव के लिए प्रतिकूल परिस्थिति अपेक्षित हो जाती है, उस स्थिति में वो अपने आप को निर्माण नहीं कर पाता, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, जनन नहीं हो पाता, तो वो क्या करेगा? एक विशेष संरचना का निर्माण कर देता है जिसको बीजाणु कहते हैं या गोलाकार संरचना का निर्माण करेगा। वो वहाँ पे उसी वातावरण में लंबे समय तक पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति विकसित हुई हो। और जैसे ही उसके लिए अनुकूल परिस्थिति आती है ध्वनि प्रभाव से विकसित होकर के वापस उस जीव को निर्मित करेगा। तो इसके लिए से क्या है? एक प्रकार की थैलेसीय संरचना है, लेकिन विश्राम की अवस्था पाई जाती है और अनुकूल परिस्थिति होने पर पुनः नए कवक जाल का निर्माण करने का क्या कहलाएगा? स्क्लेरोसिस। इसके अतिरिक्त एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम लेते हैं आस्ट्रम या एप्रिसमोटी। ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कवक तंतु और ये कवक तंतु इस सतह से संपर्क, आगे कोई संपर्क नहीं है। इस प्रकार का संपर्क क्षेत्र है। तो इस सब क्षेत्र से गोलाकार संरचना बाकी किसी ने नहीं होगी, कैसे होगी? संपर्क क्षेत्र। और ये संपर्क क्षेत्र आगे से इकट्ठा होता है एक डिस्क लाइक संरचना, इसके द्वारा स्थिर होने वाले रसायन के द्वारा ये सतह से जुड़ जाती है। तो एक तरह से क्या क्या इस संरचना में, जिसको हम एप्रिसोडियम कहते हैं, ने इस सतह से जुड़ करके तंतु को सतह से जोड़ने का कार्य करता है। सामान्य रूप से कवक तंतु जुड़ता नहीं से, लेकिन अब जुड़ गया। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि इस कवक तंतु आगे वृद्धि करने में आसानी होती है। मान लो कवक तंतु ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है, तो ऐसा कवक तंतु ऊपर की ओर वृद्धि नहीं कर सकता, ऊर्जा प्रावृत्त नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से दुर्बल
तंतु है, इसलिए क्या हुआ कि इस जगह तक बढ़ा है और यहाँ से आस्थान नीचे होकर के ये इस सतह से जुड़े, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको आलम्बन को प्रदान करने में आस्थान का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या कि प्रकोष्ठिक कोशिका से जुड़ने के लिए आस्थान काम आता है। एक अन्य स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हस्टोडियम कहते हैं। क्या नाम लेंगे? हस्टोडियम। हस्टोडियम क्या होती है? ये कवकों में पाए जाने वाली अवशोषक संरचना। कैसी संरचना? अवशोषक। इसका अवशोषण होता है खाद्य पदार्थ का। मूल रूप से हस्टोडियम या सूचकांक किसमें पाया जाता है? ऐसे कवक जो प्रकोष्ठी तो है लेकिन प्रतिबी। हम पोषण की टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रकोष्ठी होते नहीं कितने प्रकार के। तो इसमें हमारा सामने पॉइंट क्या है? प्रतिबी। इस प्रकार में होता क्या है कि जैसे ये मध्यतकीय सिस्टम है, कोशिकाओं का सिस्टम है। अब इस सिस्टम इन अंतर कोशिका अवकाश के बीच में ये कवक तंतु विकसित होते हैं। जब कोशिका एक संकरित कोशिका क्षेत्र के अंदर उबाल विकसित होगा, कवक तंतु कोशिका के अंदर विकसित होगा तो फूल पर गोलाकार होता है। इस गोला संरचना को हम क्या नाम देते हैं? हस्टोडियम नाम देते हैं या सूचकांक। ये अपनी इस कोशिका वृद्धि जो बिल्कुल पारगम्य होती है, इस पारगम्य कोशिका वृद्धि की सहायता से परपोषी कोशिका जिसके अंदर के प्रवेश हुआ से खाद्य पदार्थ को अवशोषित करने का कार्य करता है। किसका करेगा? खाद्य पदार्थों का अवशोषण। इसलिए इसको अवशोषण अंग के रूप में माना जाता है। पाया किसमें जाएगा? परजीवी प्रकार के कवकों में। तो इस प्रकार से हमें कुल क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दीर्घ ऊतक, आभासी पैरेन्काइमा, तंतु जटा, स्क्लेरेशियम, सूचकांक और आश्रगांक। अब हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि इस थैलस संरचना में इसके अतिरिक्त और क्या पाया जाता है। अन्य संरचनाओं के अंतर्गत कवक तंतु पाश अथवा लूप का निर्माण। इस प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से कवक उन कवकों में पाए जाते हैं जो प्रभावित प्रकार के संरचनाओं। ये क्या कहते हैं? चिपचिपे कवक तंतु से विशेष प्रकार का लूप का निर्माण। इस प्रकार जैसे मकड़ी के जाल के अंदर जो लूप पड़े हुए होते हैं, उस लूप में कोई भी कीड़ा आके फंस जाता है, तो ठीक इसी प्रकार एक लूप बनता है और इस लूप में से यदि कोई नेमेटोड्स पार होने की कोशिश करता है तो नंबर एक चिपचिपा और नंबर दो लूप के कारण उसके अंदर फंस जाता है और उसको नष्ट करके उसको भोजन की व्यवस्था करता है। तो परभक्षी कवकों के अंदर संरचना पाई जाती है। नाम करेंगे हाइपी लूप या कवक तंतु पाश। एक अन्य इसमें से पाया जाता है स्टोमा। स्टोमा होता क्या है कि बहुत सारे कवक तंतु एक दूसरे के पास ना करके संग में होते हैं और सामान्य तौर पर ये पैरेन्काइमा के समान ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। पैरेन्काइमा सूडो पैरेन्काइमा और प्रोसेन्काइमा के समान इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर के द्वारा विशेष प्रकार के ऊर्ध्व तंतु निकलते हैं और इन ऊर्ध्व तंतुओं के अंतर्गत बीजाणु का निर्माण होता है। इसको इसके अतिरिक्त इस तंतुओं से कुछ विशेष फिर आवासीय तंतु विकसित होते हैं तो इसको चारों तरफ जाते हैं। इस प्रकार की बड़ी विशेषता फ्रूटिंग बॉडी या फलन का है। क्या कहेंगे? फलन का है। ये पैरेन्काइमा प्रकार का या क्रिस्टोसिस्टम प्रकार की संरचनाएं कवकों के अंदर समान होती है। तो ये मूल रूप से स्ट्रोमा है क्या? एक हृदय समान संरचनाएं जो मूल रूप से कौन से प्रकार की? काइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन इससे निकलने वाले तंतुओं के द्वारा बीजाणु का निर्माण होगा और वो बीजाणु एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा ढके हुए होते हैं जिसको हम फलन कहते हैं। तो मूल रूप से स्ट्रोमा में फलन काय का विकास होता है और इसकी प्रकृति कैसे होती है? काय प्रकृति। इस टॉपिक के साथ में हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने आज के इस छोटे से टॉपिक में क्या डिस्कस किया है
कि कवकों में कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनते हैं और इस कवक जाल की आकृति और प्रकृति कैसी होती है, जिसको हम थैलस संगठन के नाम से जानते हैं। तो क्या जाना हमें? थैलस संगठन। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक बाहर निकल के आया, वो है तंतु जटा। जब हमें ये कोई पूछता है कि ऐसे कवक जो संक्रमणशील अधिक हो या जिनमें संक्रमण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, वो सामान्य रूप से थैलस संगठन के आधार पर किस रूप में पाया जाता है? तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, तंतु जटा के रूप में। आज के इसी टॉपिक के साथ में थैंक यू।